Second heading is needle inoculation. निडल बायोप्सी में लिखो सबसे पहले, निडल बायोप्सी हो गया था आपका एस्पिरेशन ऑफ सेल फ्रॉम द अफेक्टेड पार्ट। निडल बायोप्सी स्टार्ट करो। विकास एक गिलास पानी और लिया भाई। Needle biopsy, aspiration of cell from the affected part. Example is in renal cancer. Example is renal cancer. सर करना एक बार उसके रिगार्डिंग सर से बात एक बार। हो गया। थर्ड वन इज एक्सीजनल बायोप्सी। नीडल वाले में कुछ नहीं करना बेटा, एस्पिरेशन ऑफ सेल बस इतना लिख ले, एस्पिरेशन ऑफ सेल फ्रॉम अफेक्टेड पार्ट, एस्पिरेशन ऑफ सेल फ्रॉम अफेक्टेड पार्ट। एग्जांपल लिख दे रीनल कैंसर। नेक्स्ट वन इज एक्सीजनल, नेक्स्ट वन इज एक्सीजनल। एक्सीजनल में सिर्फ एक ही पॉइंट लिखना है, कंप्लीट रिमूवल ऑफ बॉडी पार्ट या कैंसर पार्ट। सीधा इतना लिख लो, कंप्लीट रिमूवल ऑफ कैंसर पार्ट, कंप्लीट रिमूवल ऑफ कैंसर पार्ट। यह तो था हमारा बायोप्सी। नीचे एरो लगाना बड़ा सा, बीचों बीच एक एरो लगाओ, नीचे एरो, बस एरो लगा के नीचे हेडिंग डालना, इसी के बीचों बीच बोन मैरो एस्पिरेशन। बायोप्सी करने के लिए क्या करना पड़ता है, बोन मैरो को एस्पिरेट करना पड़ता है, बोन मैरो एस्पिरेशन, और इसी को ही बोलते हैं बोन मैरो बायोप्सी। हेडिंग डालना बोन मैरो एस्पिरेशन, और इसी को क्या बोलते हैं, बीएमबी, बोन मैरो बायोप्सी। बोन मैरो बायोप्सी। बेटा मैं बोल रहा हूं, देखने का तो कुछ है ही नहीं इसमें। बोन मैरो बायोप्सी, बोन मैरो बायोप्सी में लिखना बिफोर 20 ईयर्स ऑफ एज, बिफोर 20 ईयर ऑफ एज, 20 साल से पहले। हाँ बोन मैरो बिफोर 20 ईयर ऑफ एज, 20 साल से पहले। कौन सी बोन से यूज करते हैं, कहां से निकालते हैं, लॉन्ग बोन से, लॉन्ग बोन से। सेकंड पॉइंट लिखना, आफ्टर 20 ईयर ऑफ एज, आफ्टर 20 ईयर ऑफ एज, हाँ 20 साल के बाद बेटा, फ्लैट बोन से, फ्लैट बोन से। नीचे हेडिंग डालना एक छोटी सी साइट, साइट, और साइट को दो पार्ट्स में बांट दो, अडल्ट में और बच्चों में। कोई नहीं, ठीक है, वहां पे दो पार्ट, पहले अडल्ट लिखना है फिर बच्चा लिखना है। पहले अडल्ट, साइट में अडल्ट। अडल्ट में क्या बताया था, पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। बेटा मोस्टली सुपीरियर पार्ट रोल प्ले करता है, पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन।
कोमा, और कौन सी यूज कर सकते हैं, स्टर्नम, स्टर्नम, स्टर्नम के नीचे छोटा सा ब्रैकेट में लिख देना एरो लगा के। स्टर्नम का कौन सा पार्ट, मैन्यूब्रियम पार्ट से लेते हैं, मैन्यूब्रियम। देखो ये वर्ड लिखा हुआ, इसलिए इसका जो एक्चुअल जो साइड बोल देते हैं, ये तुम्हें दिखेगा नहीं, मैन्यूब्रियम स्टर्नाई बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, मैंने दोनों नाम लिखवा दिए, स्टर्नम के नीचे मैन्यूब्रियम लिखवा दिया, ठीक है। मैन्यूब्रियम स्टर्नाई बोलते हैं इसको। हो गया, ये तो किसकी बात थी, अडल्ट्स की। बात करते हैं बच्चों की, चाइल्ड, चाइल्ड इसमें नहीं लिखा हुआ मोनिका, ईरा। बच्चों में यूज करते हैं बेटा टीबिया कोंडाइल, टीबिया TIBIA, कोंडाइल्स, टीबिया कोंडाइल्स CONDYLES, टीबिया कोंडाइल्स। सेकंड हेडिंग डालना बेटा, सेकंड हेडिंग डालना रेडियोग्राफी। फर्स्ट हो गया कंप्लीट, बोन मैरो बायोप्सी कंप्लीट हो गया भाई। सेकंड हेडिंग इज रेडियोग्राफी। रेडियोग्राफी में एग्जांपल लिख देना बेटा, एक्सरे, एक्सरे, CBC, LFT, LFT स्टार मार्क लगाना एक, हाँ LFT के आगे अगली जो हेडिंग डालोगे स्टार मार्क लगाना। कौन सी स्टडी बताई थी मैंने आप लोगों को, साइटोलॉजिकल स्टडी। और साइटोलॉजिकल स्टडी में क्या करवाते हैं, पेप्समियर, साइटोलॉजिकल स्टडी। और उसमें क्या कराते हैं हम लोगों को, पेप्समियर टेस्ट कराते हैं। नीचे एरो लगा के लिख देना, पेप्समियर क्यों कराते हैं, टू असेस द सर्वाइकल कैंसर, टू असेस द सर्वाइकल कैंसर। हो गया। नीचे अलग से हेडिंग डालना स्कोपीज, स्कोपी, स्कोपीज SCOPIES, स्कोपीज। स्कोपीज, एंडोस्कोपी। देखो नाम हेडिंग डालना, आगे एरो लगा के उसका मतलब लिखना किसके लिए होती है, GI के लिए, ठीक है। एंडोस्कोपी GI सिस्टम को चेक करने के लिए, GI सिस्टम को, GI सिस्टम लिख लो बस। सेकंड ब्रोंकोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी रेस्पिरेटरी के लिए, ब्रोंकस के लिए लिख लो या रेस्पिरेटरी के लिए लिख लो। सिग्मोइडोस्कोपी, सिग्मोइड कोलोन के लिए। सिग्मोइडो की SY थोड़ी होती है ममता, वाई लागा मैंने तो, अच्छा सिग्मोइडोस्कोपी किसके लिए, सिग्मोइड कोलोन के लिए। नेक्स्ट रेक्टोस्कोपी, रेक्टोस्कोपी रेक्टम के लिए। और आगे एरो लगा के यू लिख देना रेक्टम के आगे कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, रेक्टोस्कोप या प्रोक्टोस्कोप लिख देना। कौन सा वर्ड यूज करते हैं बेटा इसके लिए, प्रोक्टोस्कोप। देखा है ना सबने, प्रोक्टोस्कोप देखा है। आज तुम्हें मैं सबके इंस्ट्रूमेंट भी दिखाता हूँ, ये फोटो दिखाता हूँ तुम्हें कौन सा कैसा है, तुम ऑटोमेटिकली समझ जाओगे कि कौन सा प्रोक्टोस्कोप है, कौन सा कल्डोस्कोप है, कौन सा कोल्पोस्कोप है। डायग्राम से पता चल जाएंगे आप लोगों को आज। लिख लिया यहां तक। उसके बाद कोलोनोस्कोपी, क्योंकि ये सारे वर्ड जब तुम्हें मैं
डिजीज कराऊंगा ना वहां पे भी आएंगे ये सारे, कोलोनोस्कोप वे सारे आएंगे दोबारा। लैरिंगोस्कोपी, कोलोनोस्कोप कोलोन के लिए, लार्ज इंटेस्टाइन के लिए। लैरिंगोस्कोपी लैरिंग्स और वोकल कॉर्ड्स को विजुअलाइजेशन के लिए। क्योंकि जो ब्रोंकोस्कोपी करते हैं पहले लैरिंगोस्कोपी करनी पड़ती है, फिर ब्रोंकोस्कोपी होगी। विदाउट लैरिंगोस्कोपी ब्रोंकोस्कोपी नहीं कर सकते आप, ठीक है। पहले लैरिंग्स को देखना पड़ेगा, उसको विजुअलाइज होकर तभी तो ब्रोंकस तक कैथेटर जा पाएगा अंदर तक। तो पहले लैरिंग्स से उसको ओपन करते हैं, फिर कैथेटर अंदर जाता है। हो गया। कल्डोस्कोपी, साथ की साथ फोटो दिखाता हूं तुम्हें, हेडिंग डाल दो कल्डोस्कोपी। ये होता है कल्डोस्कोप, दिख रहा है? ये देखो, ये यूट्रस वाला पार्ट था, ये वेजाइनल वाला पार्ट है। तो कल्डोस्कोपी जो होते हैं वो मेनली ट्रांस वेजाइनल एंडोस्कोपिक एक सर्जरी होती है। उसके कोई भी एंडोस्कोपिक सर्जरी करने से पहले वेजाइना या सर्विक्स के अंदर, तो पहले वेजाइना से हम एंडोस्कोप इंसर्ट करते हैं। तो ब्रैकेट में लिख दो कल्डोस्कोपी के विजुअलाइजेशन, या वेजाइना लिख दो, तुम खाली वेजाइना लिख दो तो भी इनफ है, तुम्हें समझ में आ जाएगा। ये हमारी कौन सी थी? कल्डोस्कोपी। सेकंड लिखना कोल्पोस्कोपी। कोल्पोस्कोपी, कोल्पोस्कोपी किस चीज के लिए है? सर्विक्स के लिए है। आगे एरो लगा के सिर्फ सर्विक्स लिख दो। ना, अब एक नीचे एरो लगाना, इसके नीचे ही, कोल्पोस्कोपी के नीचे ही। जैसे रेक्टोस्कोपी के लिए हमने प्रोक्टोस्कोप यूज किया था, अभी तुम्हें फोटो प्रोक्टोस्कोप का भी दिखाऊंगा, ऐसे ही कोल्पोस्कोपी करने, ये नहीं है, कोल्पोस्कोपी करने के लिए हम एक स्पेकुलम, एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिससे वेजाइना को रिट्रैक्ट किया जाता है और वहां से सर्विक्स को रिट्रैक्ट करके हम अंदर का भी, ये होता है वो, इसका नाम होता है, इसका नाम क्या होता है? स्पेकुलम तो यार लिख रखा है, तो हमने जाते ही बताओ, इसका पूरा नाम बताओ, पेपर में आया है। इसका नाम होता है कस्कस स्पेकुलम, CUSCOS। क्या? तो इसके नीचे एरो लगा के लिख लो और छोटा सा डायग्राम बना लो, अगर तुम बना सकते हो तो। ऐ बुद्धू चुप हो जाता, नहीं दिखाऊंगा। ये कोल्पोस्कोप है ये तुम्हारा। अरे गुरु रुक जा, मान जा, फिर मैं दिखाऊंगा, फिर तू गलत होएगी। तू मानना को ना, मैं ना, ये मतलब मास्टर पे विश्वास है को ना? था बावड़े थारे पढ़ाने वाले किए थे, मैंने किए भी रहे थारे। वो दूसरा चीज है। जानते देख लिए, फिर कहते इनको बता ही नहीं थी। यो है वो सिम्स स्पेकुलम जो तुमको है वेजाइना रिट्रैक्टर कराने के लिए। अरे वो नाम पढ़े कि के है यो, तो पढ़ लिए दो, जानते फोटो देख लिए, ईब देख लिए, रुक जाए भी, इसका ना ये पिटेगी भी और कुछ नहीं है। कसकोस देख लिया ना, जानते हैं
ध्यान से देख लिए, देख लिया ना, दिखाता हूं ना तेरे को। सेम है प्रोक्टोस्कोप, इसमें कड़े था ये ऐसा ऐसा, अरे कड़े थे इसके ब्लेड। अरे यार अलग होता है, मान जाना तुम। ये है प्रोक्टोस्कोप, ये प्रोक्टोस्कोप है, वो कस स्कैपुलम है, वो सिम्स स्पेकुलम है। अगर तुम कहोगे ना मैं सारे ओबीजी के डायग्राम दिखा दूं तुम्हें, मेरे पास वो भी पड़े हैं बी के बी, ठीक है, सारी इमेजेस पड़ी हैं मेरे फोन में, अलग है भाई, पेपर में गलत मत करना। कस स्पेकुलम फॉर द सर्विक्स, प्रोक्टोस्कोप फॉर द एनल एंड रेक्टम, और जो सिम्स स्पेकुलम इज फॉर द वेजाइना, लिख लो चाहे। बेटा अलग से पता चल जाता है, क्यों? क्योंकि कस स्पेकुलम जो होता है ना वो खाली ओपन और उसमें ब्लेड है से दो, ठीक है, और वो ना जब हम उसको वेजाइना के अंदर डालते हैं तो पहले उसको बंद करते हैं, बंद करके फिर उसको रिट्रैक्ट करते हैं, फिर वो ऐसा ओपन होता है, फिर वो दोबारा बंद, उसके ऊपर ब्लेड वो होती है, चूड़ी होती है, वो चूड़ी बंद करोगे तो उतना ही बंद हो जाएगा, खोलते चले जाओगे वो रिट्रैक्ट होता चला जाएगा। ये है हमारा कस। इस स्पेकुलम के अंदर पता है क्या होता है, पहले ये चीज बंद होती है, ये दिख रहा है आगे से, ये मान लो, अरे यार पेन को नहीं, ये मान लो यार वो है रेक्टम का ओपन ही है, तो रेक्टम में ये जो होती है ना, ये पेंसिल सी बन रही, ये ऐसे पेंसिल, ये पेंसिल उसे रेक्टम के अंदर ऐसे इंसर्ट हो जाएगी। जैसे ही इंसर्ट हो गई तो ये वाला जो दिख रहा है ना, इसको, इस ये रबड़ वाले को निकाल लो, इसको निकाल लेते हैं तो अंदर से स्पेस बचता था दिखने का। ये अलग चीज है, वो अलग चीज है, सारी चीजें के मना घुसाओ। मन ने बेरा बेटा, मन ने तो जो पढ़ रखा है, जो हमने कर रखे है, जो मन ने ट्रेनिंग कर रखी है, जो हमने सीख रखा है, जो पेपर हमने आज थी सोल्व कर रखे है, उनमें यो करा है। पेपर में आया मतलब अगर तू इसमें पेपर में आया करती कल्डोस्कोप का ऑप्शन और तने ला दिया यो प्रोक्टोस्कोप है, एक नंबर एम साला जब भी काट लेगा जो भी तेरा एग्जामिनर है, तेरा नू ना कहो भाई तन्ने के पढ़ रखा है, वो तन्नू को होगा जो चीज़ एक्चुअल है, जो किताब दे में है। तन्ने के पढ़ रखा है, थमने के पढ़ रखा है, उससे उसको एग्जामिनर को कोई मतलब नहीं है। एग्जामिनर को मतलब है जो एक्चुअल चीज़ है, और मैंने एक्चुअल तुम्हें बता दिया। तीनों के अगर तुम बनाना चाहते हो तो फटाफट ऐसे छोटे से अगर डिफरेंस बनाना चाहते हो तो तुम्हें ये भी लिखवा देता हूँ। सबसे पहले क्या लिखवाया था, कौन सा? कस स्पेकुलम, लिख लेना। कस स्पेकुलम फॉर सर्विक्स के लिए होता है, ये ऐसे वाला होता है, ये है कस स्पेकुलम, ठीक है। उसके बाद सिम्स स्पेकुलम, वेजाइनल रिट्रैक्टर है ये, जब बिल्कुल वेजाइना को होल्ड करके रखने का होता है ना, जब बिल्कुल डिलीवरी होनी होती है या फोर्सेप्स डिलीवरी के टाइम पे हम सिम्स स्पेकुलम यूज करते हैं, ठीक है, वेजाइनल रिट्रैक्टर के लिए। ये वो जो ऐसा ब्लेड होता है, ये डायग्राम जरूर बना लेना ये अगर जिसको भी डाउट रहता है। और तीसरा जो आएगा, जो तुम बोल रहे प्रोक्टोस्कोप, प्रोक्टोस्कोप में ऐसे पेंसिल की तरह होगा और फिर ये ऐसे होगा और इसमें एक यहाँ पे ये डला होता है, ये निकल जाता है विजुलाइज करने से पहले, ये पेन की तरह होता है और फिर ये होल सा, ये पेन अंदर से निकल जाएगा, खाली ये चीज़ बच जाएगी जो विजुलाइज करने के लिए काम आती है। बाकी जाके वीडियो देखना तुम। हो गया? डिफरेंस समझ में आ गया? सारी गलती, कस अलग है, सिम्स अलग है, अरे प्रोक्टो अलग है। मैं क्या लिखवाऊँ था? स्कोपी लिखवाऊँ था थारते में, स्कोपी में क्या हो लिया थारा? कल्डो लिख लिया फॉर द वेजाइना, कोल्पो फॉर द सिस्टोस्कोपी फॉर यूरिनरी ब्लैडर। सिस्टोस्कोपी, जहां पे भी वर्ड सिस्ट आ जाए,
समझ जाना, यूरिनरी ब्लैडर की बात कर रहा है। सिस्टाइटिस, इंफ्लामेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, सिस्टोस्कोपी, विजुअलाइजेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, ऐसे याद रखना, ठीक है। ऑप्थेल्मोस्कोपी, फुल आई, फुल आई। ऑप्थेल्मोस्कोपी किसका होता है? फुल आई का। और फंडोस्कोपी रेटिना का। लिख लेना फंडोस्कोपी, और एक क्वेश्चन बना के लिख लेना, फंडोस्कोपी के नीचे हिंदी में लिख लियो चाहे, एकमात्र ऐसी स्कोपी जो अंदर नहीं डाली जाती, बाहर से ही की जाती है। हिंदी में लिख लियो। क्या लिखोगे हिंदी में? एकमात्र ऐसी स्कोपी जो बाहर से की जाती है, अंदर से नहीं की जाती। भाई इनका पढ़ने में, इन स्कोपीज को पढ़ने में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं स्कोपीज के। वो आप फंडा का टॉपिक है, फंडा में पढ़ाए जाते हैं ये चीज़ें। ये तो तुम्हारे, क्योंकि आज क्वेश्चंस आ गए रेक्टोस्कोपी, तो मैंने इसलिए सारी स्कोपी लिखवा दी। क्वेश्चंस बहुत सारे हैं भाई स्कोपी के, यहाँ पे ख़त्म नहीं हुए हैं। कोई भी स्कोपी को वॉश आउट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? लिख लो, क्या यूज़ करते हैं? कौन सा सॉल्यूशन? किसी भी स्कोपी को स्टरलाइज करने के लिए, एंडोस्कोप हो गया, सिस्टोस्कोप हो गया, वटएवर, कोई भी स्कोप को क्लीनाइज करने के लिए, साफ करने के लिए, स्टरलाइज करने के लिए क्या यूज करते हैं? अरे वो निकम्मे, स्टरलाइजेशन, स्टरलाइजेशन पूछू भाई। सिस्टोस्कोप ने तो ऑटोक्लेव में गया होगा, प्लास्टिक में जल जाएगा वो सारा। वेरी गुड। ग्लूटरल्डिहाइड बोल दिया उसने आंसर। सिडेक्स सॉल्यूशन लिख लो। फॉर द स्टरलाइजेशन ऑफ, अलग से क्वेश्चन बना के लिखना भाई। फॉर द स्टरलाइजेशन ऑफ, फॉर द स्टरलाइजेशन ऑफ ऑल द स्कोपीज या ऑल द स्कोप, फॉर द स्टरलाइजेशन ऑफ ऑल द स्कोप्स वी यूज, आगे एरो लगाना, बड़ा हा लिखना अलग से 2 लाइनों में दिखे तुम्हें मोटा मोटा हा। ग्लूटरल्डिहाइड सॉल्यूशन, ग्लूटरल्डिहाइड सॉल्यूशन, ये फंडा के अंदर स्टरलाइजेशन या माइक्रोबायो के अंदर टॉपिक पढ़ा होगा तुमने, स्टरलाइजेशन, वहां का पॉइंट है, ये क्वेश्चन है और आया करे पेपर में है, आ रहा था बेटा भाई तक हूँ। अरे यो आंसर था, आंसर यो मान रखा था, HIV का करके पूछ के यो मान रखा था। ग्लूटरल, यही करते हैं बेटा, ग्लूटरल्डिहाइड सॉल्यूशन। नीचे ग्लूटरल्डिहाइड के ब्रैकेट में लिखना, पेपर है और में और क्या पूछ सकता है जी? सर जो ये ग्लूटरल्डिहाइड सॉल्यूशन है, कौन सा रे? सर ये ग्लूटरल्डिहाइड सॉल्यूशन कई बार पेपर में ऐसे नहीं आता, पूछता है कितना % यूज करते हैं इसको, बेटा यूज करते कितना %? 2%। इसलिए जो इसका दूसरा नाम जो आता है वो इसी नाम से आता है, 2% साइडेक्स सॉल्यूशन। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपके बन बन के, ऐसे पढ़ा करो। इसी के नीचे दूसरा नाम लिख ले प्रिया, 2% साइडेक्स सॉल्यूशन। अच्छा, कोई भी OT होगी, सर्जरी वार्ड हो गया, उसको स्टरलाइज करने के लिए क्या यूज करते हैं? फ्यूमिगेशन। अरे फ्यूमिगेशन में भी तो कुछ करते हैं। कौन सा सॉल्यूशन? फॉर्मल्डिहाइड यूज करते हैं। क्या यूज लिखना चाहते हो तो लिख लो यहीं पे क्वेश्चन बना के, क्योंकि आप कोई भी ये जो प्रोसीजर होते हैं ये किसी एक पर्टिकुलर रूम में ही होते हैं, ओपन एरिया में नहीं होते ये प्रोसीजर्स, क्योंकि इन्फेक्शन होने के चांसेस है। तो लिख लो ये भी, फॉर द फ्यूमिगेशन ऑफ, अगला क्वेश्चन बना के लिखना, फॉर द फ्यूमिगेशन ऑफ, फॉर द फ्यूमिगेशन ऑफ OT एंड सर्जरी, ऑपरेशन थिएटर और सर्जरी वार्ड। नीचे एरो लगाना, क्या यूज करते हैं? यूज द फॉर्मल्डिहाइड।
बिल्कुल नॉर्मल वार्ड के अंदर नहीं करते बेटा, नॉर्मल वार्ड के अंदर नहीं यूज़ करते। बर्न वाले में बेटा सबसे ज़्यादा ओटी वाला में याद करते हैं, ओटी में। आईसीयूज में भी हम बहुत कम यूज़ करते हैं, ग्लूटरली यूज़ करते हैं हर जगह पे लोग। क्या लिख दिया आंसर? फॉर्मल। पेपर में क्वेश्चन पूछ ले तुमसे, फॉर्मल्डिहाइड बनता कैसे है? फॉर्मल्डिहाइड कैसे बनता है पेपर में पूछेगा, किस चीज से बल के फॉर्मल्डिहाइड बनता है बता। आड़ती पोचे कोने का दे। फॉर्मल्डिहाइड दो चीजों से मिलकर हमारा निर्माण होता है, और फॉर्मल्डिहाइड दो चीजों से जिसका नाम होता है उसका नाम होता है बेटा फॉर्मलिन, एंड प्लस में KMnO4 के मिक्सचर से मिलकर बनाया जाता है। व्हाट इज KMnO4? पोटाशियम परमैंगनेट और फॉर्मलिन, एक सफेद सा पाउडर होता है, इन दोनों को मिलाया जाता है, उससे फिर उसको डिसोल्व करके उसका कंसंट्रेशन बना के फिर हम किसी भी चीज़ को साफ करने के लिए फॉर्मलिन फ्यूमिगेशन यूज़ करते हैं। क्या बच्चे? रेशियो वगैरह इतना मेरे को ध्यान नहीं बेटा इसका कभी, क्योंकि ओटी वगैरह में मैंने कभी ड्यूटी की ही नहीं। ये रेशियो मेरे को इसका नहीं पता, आप चेक कर लेना रेशियो। जो चीज़ें मेरे को नहीं पता वो मैं मना ही कर दूँ, मेरे को नहीं पता, क्योंकि रेशियो मैंने कभी पढ़ी ही नहीं है इसकी, और ना कभी मेरे को जरूरत पड़ेगी उस दिन देखेंगे। क्योंकि इसकी जरूरत पड़ती है जब कोई बंदा ओटी वगैरह में, जो ऑपरेशन थिएटर जो स्टाफ होगा उसको ये चीज़ें पता मिलेंगी। मेरा काम बस ग्लूटाल्डिहाइड तक है। ग्लूटाल्डिहाइड हमने यूज़ करते हैं क्योंकि किसी भी पेशेंट का जो इंट्यूब हम वो लगाते हैं, वेंटिलेटर लगाते हैं, वेंटिलेटर्स की ट्यूबिंग्स, जो भी हम वो ग्यूडल्स एयरवे लगाते हैं, जो भी जितनी भी ट्यूबिंग्स जो पेशेंट पे यूज़ होती हैं वो सारी हम एक्चुअल में पहले ग्लूटाल्डिहाइड में डिप करते हैं, फिर हम उनको दोबारा रीयूज़ करते हैं। कम से कम 2 से 3 दिन हम उनको ग्लूटाल्डिहाइड में डिप करके रखते हैं उसके पेशेंट के उन ट्यूबिंग्स को। और HIV वाले को तो है क्या ऑटोक्लेव के लिए भेजते हैं, ठीक है। और जितना अगर मान लो कोई HIV वाला पेशेंट है तो उसकी तो स्पेशली एक अलग से टब निकाल लेंगे, उसमें हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन में डिप करेंगे, पहले हाइपोक्लोराइड में फिर अलग से फिर उसको ऑटोक्लेव के लिए भेजेंगे। अलग अलग डिफरेंस होता है। HIV वाले केसेस के लिए यूज द हाइपोक्लोराइड, ये मैंने लिखवा चुका हूँ ये पॉइंट ऑलरेडी HIV जब पढ़ाया था आप लोगों को। सर क्वेश्चन और क्या बन सकता है यहां से? जब भी किसी पेशेंट को लैरिंगोस्कोपी करते हैं, क्या करते हैं? लैरिंगोस्कोपी करते समय कौन सी पोजीशन और करने के बाद कौन सी पोजीशन? वेरी गुड। लैरिंगोस्कोपी वाले पेशेंट को सुपाइन विद नेक एलिवेटेड, हेड एलिवेटेड, नेक एलिवेटेड, सॉरी हेड भी नहीं, शोल्डर के नीचे क्या लगाते हैं? अलग से रोल्स लगाते हैं जिसे शोल्डर रोल बोलते हैं, ठीक है। तो ये होती है लैरिंगोस्कोपी की, और उसके बाद उसको स्लाइडली सेमी फाउलर पोजीशन पेशेंट को दी जाती है लैरिंगोस्कोपी वाले को। ऐसा ही सेम काम ट्रैकियोस्टमी वाले के साथ भी होता है। ट्रैकियोस्टमी वाले में कौन सी पोजीशन देते हैं? रोज पोजीशन दी जाती है ट्रैकियोस्टमी वाले को, रोज पोजीशन। सेम ऐसे ही करते हैं रोज पोजीशन, इस नेक वाले पार्ट के नीचे NS की बोतल या रोल बना के लगा देते हैं। लैरिंगोस्कोपी वाले में यहाँ लगाते हैं शोल्डर के नीचे, और इसमें कहाँ लगाते हैं? बिल्कुल नेक के ऊपर लगा, क्योंकि नेक को एक्सटेंशन करना, यहीं से तो ट्रैकियोस्टमी करोगे आप। ये 2 क्वेश्चन जब भी ये सुन लो, सुनने के हैं। लैरिंगोस्कोपी जब भी हम करते हैं किसी पेशेंट की, सबसे पहला पॉइंट, नहीं तो तुम हेडिंग डाल के लिख ही लेना, तो बाद में तुम बोलोगे हमें लिखे लेंगे सर, हम तो लिखण में तो बहुत बढ़िया वाला ना। लैरिंगोस्कोपी सबसे पहले तो बिफोर और आफ्टर। बिफोर में कौन सी देंगे हम पेशेंट को? सुपाइन विद नेक एक्सटेंशन, और फिर उसके बाद उस पेशेंट को लिखना मत पहले, साथ के साथ में बता दो, टाइम दे दूंगा, सुन लो पहले। स्लाइटली सेमी फाउलर पोजीशन। सेकंड में
जब भी लैरिंगोस्कोपी या लैरिंगोटोमी करनी होती है तो उससे पहले पेशेंट से कंसेंट साइन करवाते हैं कि भाई आपके पेशेंट को कोई भी इंटूबेशन ईटी ट्यूब डालते तो उससे पहले भी क्या करनी पड़ती है, तो उससे पहले पेशेंट से लैरिंगोस्कोपी वगैरह करने से पहले सबसे पहले पेशेंट का क्या करवाते हैं, कंसेंट साइन कराते हैं। क्या करवाएंगे पेशेंट से, सबसे पहले कंसेंट साइन कराते हैं कि भाई ऐसे ऐसे ना एक ब्लेड डालेंगे। लैरिंगोस्कोपी के अंदर आपके पास प्रॉपर लैरिंगोस्कोप होना चाहिए विद 4 ब्लेड होते हैं। नॉर्मली हम अडल्ट के लिए 3 और 4 का यूज़ करते हैं और बच्चों के केस में 1 और 2 का यूज़ करते हैं। मोस्टली प्रेफरली अडल्ट में 3 और 4 का यूज़ करते हैं भाई, ठीक है। तो लैरिंगोस्कोपी जब भी करते हैं, करने के बाद व्हाट विल बी द नर्सिंग प्रायोरिटी, सबसे असली क्वेश्चन तो ये है कि करने के बाद लैरिंगोटोमी कर दी, ट्रैकियोस्टोमी कर दी, तो उसके बाद क्या चीज़ ध्यान रखनी है, उसके हैं सिक्रीशंस वगैरह उसको रिमूव करो, रिमूव द सिक्रीशन, सक्शनिंग। क्या करना है पेशेंट की, सक्शनिंग, मेंटेन द ऑक्सीजन ऑफ द पेशेंट। और पेशेंट को जब भी हम किसी पेशेंट की लैरिंगोस्कोपी या ट्रैकोस्टमी करते हैं तो उस केस में पेशेंट को बताया जाता है कि भाई पेशेंट को आवाज़ जाने का थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है कुछ दिन तक, तो उसको साथ में एक कॉपी और पेन दिया जाता है, पेन एंड पेपर प्रोवाइड किया जाता है भाई, पेन एंड पेपर प्रोवाइड करते हैं। ये बातें आपको पता होनी चाहिए, याद रख लोगे। बेटा लिख के बताओ, और तो कुछ नहीं है। बेटा आज के टाइम पे तो अलग यही देते हैं हम, वो तो कुछ बाकी है नहीं ऐसा। वो साइन लैंग्वेज यूज़ करेगा कि भाई मेरे को ये चाहिए। ऐसे ही सेम जब हम किसी पेशेंट की बेटा एंडोस्कोपी करते हैं तो एंडोस्कोपी के केस में भी सेम यही चीज़ें फॉलो करते हैं नॉर्मली, बट एंडोस्कोपी वाले में एक पॉइंट चीज़ ध्यान रखते हैं, जब तक उस पेशेंट के गैग रिफ्लेक्स नहीं आ जाते तब तक हम उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं देते हैं, एनपीओ रखते हैं। ये 3-4 पॉइंट्स ऐसे हैं। हाँ उसमें भी एनपीओ रखते हैं। तो ये इतने जस्ट नॉर्मल पॉइंट्स हैं। अगली हेडिंग डाल दो भाई। ये सारी चीज़ें लिख दो। अलग से लिखना एक पेज पे, ये दो अलग से लिखना, इसी से नेक्स्ट पेज पे अलग से। अगर इन केस कोई मेरे को फिर याद आ गई तो मैं फिर इसी पेज पे लिखवा दूंगा तुम्हें सारी फुल फॉर्म्स, ताकि तुम्हारी सारी फुल फॉर्म एक साथ हो जाएंगी। फुल फॉर्म्स ईसीजी ये याद भी करनी है।
हो गया। अनपढ़ होता बेटा लैंग्वेज से समझाएगा, आंखों के इशारों से, हाथों के इशारों से। कुछ इमेजिंग का फ़र्क होता है बेटा इनका, कुछ जो इमेज 3D वगैरह जो होती है ना, कॉन्ट्रास्टिंग वगैरह, इनका फ़र्क होता होगा, बाकी इसका कुछ मेरे को ज़्यादा नहीं। ये तो किसी रेडियोग्राफर को पकड़ वो ही बता पाएगा। ना बेटा मैग्नेटिक ना ना ना, जो MRI होता है ना, ये एक्चुअल में मशीन के अंदर बहुत सारे मैग्नेट्स लगी होती हैं, वो मैग्नेट्स की जो साउंड मैग्नेट्सिंग जो होती है ना, वो इमेजेस निकालती है उसमें। और ये जो होती हैं ये CT स्कैन में मैग्नेट्स नहीं होती, कुछ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होता है उसके कारण निकालते हैं। मेरे को जो थोड़ा बहुत जो नॉलेज है वो पता है इसके बारे में, बाकी आप सर्च कर लेना, डिफरेंस पता कर लेना। हो गया। एक ऐसा ही सेम एक चीज और होती है जिसको बोलते हैं PFT और एक TMT। वेरी गुड। PFT होता है हमारे पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, और TMT होता है बेटा, ये तो तुम्हें पढ़ा भी चुका हूं मैं, ट्रेडमिल टेस्ट। ट्रेडमिल टेस्ट कार्डियक में कराया था, जब भागने वाली मशीन के ऊपर दौड़ाते, इसको स्ट्रेस टेस्ट के नाम से जानते हैं। क्या सॉरी मैं नीडल प्रिक चेक करके IBC का चेक करना, अभी शुगर चेक करा कर तो उससे HB पता कर सकता है, उस ड्रॉप से भी, वो भी ऐसे उससे नहीं पता चलता, नहीं होता। कम से कम आपको जो ब्लड होना चाहिए वो कम से कम आपका 2 ml ब्लड होना चाहिए, तो क्योंकि जो मशीन होती है उस पहले उसको सेंट्रीफ्यूग करती है, उस ब्लड को मशीन जो होती है वो कुछ ना कुछ ब्लड देगी, वो एक ड्रॉप से थोड़ी कैलकुलेट कर देगी, उससे तो बस आपका शुगर का लेवल कैलकुलेट हो सकता है एक ड्रॉप से। इतना बेटा ये लैब वाला तो पूछा करो, ये इतनी चीज़ नहीं पता मेरे को। स्ट्रेस टेस्ट होता है बेटा, मशीन पे भगाते हैं, कार्डियक के अंदर होता है ये, भगा अरे हार्ट के लिए। तो हमने सबसे पहले हमने भाई टॉपिक का ओंकोलॉजी टॉपिक देखा, उसकी डेफिनेशंस देखी थी, फिर हमने उसके सारे टाइप्स देखे थे, साइट्स देखी, रूट्स देखे, और रूट्स के बाद हमने सारे इसके डायग्नोस्टिक वार्निंग साइंस देखे, पॉजिटिव एजेंट्स देखे। कोई भी डिजीज पढ़ते हैं उसका यही तो पढ़ते हैं पहले, नाम, डेफिनेशन, टाइप, पॉजिटिव फैक्टर्स, साइंस, वार्निंग साइंस कि क्या क्या हो सकता है, डायग्नोस्टिक, डायग्नोसिस के बाद हम क्या करते हैं किसी भी चीज़ का मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट। कैंसर के ट्रीटमेंट के अंदर मोस्टली हम सबसे पहले तो 3-4 चीज़ें हम मेन प्रेफर करते हैं। एक तो हम पेशेंट को देते हैं कीमोथेरेपी। क्या देते हैं एक तो पेशेंट को?
कीमोथेरेपी, नाम से समझ में आ रहा है कैंसर के लिए चलने वाली ड्रग्स। इसको हम अलग से पढ़ेंगे सबसे लास्ट में, टॉपिक पूरा फिनिश होने के बाद। सेकंड, रेडिएशन थेरेपी सबसे मोस्ट कॉमन हम यूज करते हैं किसके लिए? कैंसर के लिए। रेडिएशन थेरेपी 2-3 टाइप की होती है, वो हम फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं रेडिएशन थेरेपी से। तीसरा जिल नहीं हुआ, लास्ट में हमें क्या करना पड़ता है? सर्जरी करनी पड़ती है। तो तीसरा कौन सा आ जाएगा? सर्जिकल मैनेजमेंट। तो मोस्टली कैंसर के लिए हम ये 3 चीजें यूज करते हैं। और सर मेडिकल के अंदर साथ साथ में, क्योंकि पेशेंट एक क्रिटिकल सिचुएशन में पहुंच चुका है, तो हम पेशेंट को पेन को रिलीव करने की भी कोशिश करते हैं। तो इसलिए हम इस पेशेंट को क्या भी देते हैं? पेन मैनेजमेंट थेरेपी भी इस पेशेंट को प्रोवाइड करवाई जाती है। कौन सी थेरेपी देते हैं बेटा? पेन मैनेजमेंट थेरेपीज। सर पेन मैनेजमेंट कैसे, क्या क्या करेंगे? सबसे पहले हम मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले हम यही टॉपिक पढ़ते हैं बेटा, पेन मैनेजमेंट। पेन मैनेजमेंट, आपको पेन की प्रोसेस समझाई थी अभी मैंने, एनसेड ड्रग पढ़ाई थी, एनसेड्स पढ़ाई थी, सेल से सेल मेम्ब्रेन से फोस्फोलिपिड, फोस्फोलाइपेज की प्रेजेंस में किसमें? एरेकियोडोनिक में, एरेकियोडोनिक कोक्स में, और सारे इसी डाला देखा जो हमारा पढ़ाई है ना है। कोक्स, और कोक्स की फुल फॉर्म बोल साइक्लो ऑक्सीजनेज, लोक्स की लिपोऑक्सीजनेज। सर ये हमारा बनाते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स, और प्रोस्टाग्लैंडिन इन्फेक्शन को बढ़ाएगा, फीवर को बढ़ाएगा और पेन को बढ़ाएगा। पेन के 2 रिसेप्टर पढ़ाए थे, ल्यूकोट्रिन्स, ब्रेडिकाइनिन और इंटरल्यूकिन्स पढ़ाए थे, लिखवाए थे। और मैंने उसके बाद तुम लोगों को ड्रग्स पढ़ाई थी इसकी, एनसेड्स ड्रग्स। एनसेड में सबसे पहली ड्रग आप लोगों को पढ़ाई गई थी नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी में, नॉन सिलेक्टिव कोक्स इनहिबिटर्स पढ़ाई थी, पहली ये थी। 4th क्लासिफिकेशन जो थी वो थी हमारी एनाल्जेसिक्स विद पुअर एंटी इंफ्लामेटरी इफेक्ट, जिसमें तुम्हें इंजेक्शन लिखवाए थे डाइक्लोफिनेक, पीसीएम, ट्रामाडोल्स, ठीक है, वो सारे हम पेशेंट को पेन रिलीव। तो पेन मैनेजमेंट में हम पेशेंट को सबसे पहले क्या देंगे? क्या देंगे बेटा? एनाल्जेसिक्स। सर एनाल्जेसिक्स अगर पेन रिलीव नहीं कर सक पाएगा तो फिर हम उस लास्ट में उस पेशेंट को क्या दे देंगे? ओपियोइड एनाल्जेसिक्स दे देंगे। और ओपियोइड एनाल्जेसिक्स से सबसे बेस्ट एग्जांपल आप लोग पढ़ चुके हो, मॉर्फिन। ये स्लाइटली में ही आता है बेटा, डाइक्लोफिनेक से अगली रेंज, उसके बाद ये सबसे लास्ट है। ओपियोइड एनाल्जेसिक में हम क्या देते हैं? मॉर्फिन। और मॉर्फिन के मैंने आप लोगों को याद हो तो मैंने ट्रिक लिखवाई थी पूरी, सैक्रम करके, ऐसे। वो आज दोबारा आएगी वो ट्रिक। ऐसे क्या कोज करता है ये? ए से एनाल्जेसिक्स है जी, सी से कॉन्स्टिपेशन और कफ भी इंड्यूस करवाता है, आर से रेस्पिरेटरी को कम कर देता है, सर रेस्पिरेटरी को डिप्रेस कर, यू से यूफोरिया, अच्छा फील होता है जी, और एम से मीडिएट्रिक, थप्पड़ मारूंगा खींच के, प्यूपिल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कराएगा, मायोटिक्स। तुम मीडिएट्रिक टी करने लग रही थी, मायोटिक्स बोल रही थी, चल ठीक है। तो ये सारी चीज़ हमें किसके अंदर पढ़नी है बेटा? इसकी पेन मैनेजमेंट के अंदर पढ़नी है। सर्जरी के अंदर बात करें, सबसे पहली जो सर्जरी आती है वो आती है बेटा प्रोफाइलेक्टिक सर्जरी। सबसे पहली सर्जरी कौन सी होती है? सर इसमें करते क्या है? प्रोफाइलेक्टिक सर्जरी एक ऐसी सर्जरी होती है, पेन मैनेजमेंट समझ में आ गया, लिखवाएंगे इसको हम बाद में। सर्जरी की बात करते हैं, सर सबसे पहली सर्जरी आती है प्रोफाइलेक्टिक। इसमें क्या करेंगे? इसमें जो सस्पेक्टेड पार्ट होगा, हमें लगता है कि इससे कैंसर डेवलप कर सकता है, उड़े काट दो, वहीं उसको क्या कर दो? कट कर। मतलब सस्पेक्टेड पार्ट को कट करना, मतलब लग रहा है तुम्हें हाँ ये कैंसर डेवलप कर सकता है, काट दो। कौन सी सर्जरी कहलाएगी? प्रोफाइलेक्टिक। अगली सर्जरी का नाम होता है क्यूरेटिव। नाम से समझ में आ रहा है, डिजीज को ठीक करने के लिए जो करने वाली सर्जरी है
वो हमारी कौन सी कहलाएगी? क्यूरेटिव सर्जरी कहलाएगी। थर्ड, एक कैंसर था, बढ़ता जा रहा था। सबसे पहले तो हमने क्या किया, उसका प्रोफाइलेक्सिस किया, जो पार्ट लग रहा था सस्पेक्टेड उसको, और उस काटने के बाद वहाँ पे क्या लगा दिया, एक अलग से हमने उसकी पैचिंग कर दी, तो वो हमारा एक टाइप से क्या आ जाएगा, कंट्रोल सर्जरी में आ जाएगा। मतलब उसको हमें आगे बढ़ने से हमें क्या करना है, रोकना है। अगला आता है पैलिएटिव सर्जरी। पैलिएटिव 3 क्वेश्चन आते हैं पैलिएटिव से, 2, एक होता है पैलिएटिव सर्जरी, एक होता है पैलिएटिव केयर। पैलिएटिव केयर फंडा में दी जाती है। व्हाट इज पैलिएटिव केयर? वेरी गुड। लाइफ को थोड़ा सा आसान करने के लिए, साइकोलॉजिकल सपोर्ट्स वगैरह, लाइफ को थोड़ा इजी बनाने के लिए जो हम केयर देते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, पैलिएटिव केयर। वैसे ही सेम सर्जरी के अंदर है पैलिएटिव सर्जरी। पैलिएटिव सर्जरी वही होती है टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करना कौन सी सर्जरी कहलाएगी, पैलिएटिव सर्जरी। और सबसे लास्ट सर्जरी आती है रिहैबिलिटेटिव सर्जरी। रिहैबिलिटेटिव सर्जरी, मान लो किसी पार्ट के यहाँ पे कैंसर है, उस पार्ट को काट के उसको स्टिच कर देते हैं। बहुत सारे पेशेंट देखे होंगे तुमने कैंसर के, ऐसे यहाँ पे स्टिच लगा हुआ रहता है। ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है टोबैको वालों के, माउथ कैंसर वाले पेशेंट को। जिस भी पेशेंट को मान लो गैस्ट्रिक अल्सर है, ठीक है, और उसको इस पार्ट का अल्सर हो रखा है, क्या करो, इस पार्ट को काट के किससे मिला देते हैं, सीधा जुजरम से मिला देते हैं, जिसको बोलते हैं बिलीरोथ 2 सर्जरी। बिलीरोथ 1, बिलीरोथ 2, 2 सर्जरी आती हैं, वो पढ़ाऊंगा। वेरी गुड। एक सर्जरी होती है जिसका नाम है कमांडो सर्जरी। कमांडो, हाँ, कमांडो सर्जरी भी ओरल कैंसर के लिए की जाती है। इसमें मैंडिबल बोन को रिमूव कर दिया था। इसका नाम होता है कंबाइन मैंडिबुलेक्टमी एंड डाइसेक्शन ऑफ सर्जरी, मैंडिबल बोन। तो ये मतलब बहुत सारी रिहेबिलिटेटिव है। रिहेबिलिटेशन में सबसे मेन चीज़, आपने पुरानी मूवियाँ देखी होंगी, डाकू बन के आते थे, एक आंख निकल जाती है। आंख निकलने को क्या बोलते हैं, एक को एब्सेंस ऑफ आई इज नोन एज, दोनों आंखों का ना प्रेजेंट होना इज नोन एज। पृथ्वीराज चौहान जी है ना, मूवी आई थी, उसमें वो अंधा था, है वो बोलेंगे मैं कम्मा, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, दोनों आंख का ना प्रेजेंट होना, एफेकिया। क्या बोला जाता है उसको, एफेकिया, ठीक है, एब्सेंस ऑफ आई। एफेकिया के केस में मान लो किसी बंदे को कैंसर हो गया, तो हमें आई बॉल को क्या करा, निकालना पड़ा। इसको बोलते हैं एक्सेंट्रेशन एंड इन्यूक्लिएशन। 2 क्वेश्चन आते हैं आई के अंदर, एक, हाँ हाँ वेरी गुड, 2 क्वेश्चन आते हैं भाई। एक होता है एक्सेंट्रेशन, ये आई के टॉपिक के हैं, इन्यूक्लिएशन, ये दोनों में क्या करते हैं, आई बॉल को निकाल लेते हैं। एक में तो आई बॉल को निकालते हैं, एक में आई बॉल प्लस के साथ साथ के सारे पार्ट्स को निकाल लेते हैं, ठीक है। और ये दोनों ही निकाल लेते हैं तो वो बन जाती है कौन सी कंडीशन, एफेकिया की कंडीशन। ये तीनों पॉइंट एक साथ पढ़ाए जाते हैं आई के अंदर, तुमने पढ़े होंगे, वही नहीं आई। मतलब आज नो डाउट मत आ रहा था क्या होता हो गया, क्या डाउट नहीं हो रही। तो रिहेबिलिटेटिव सर्जरी में एक्सेंट्रेशन, इन्यूक्लिएशन और थर्ड वन इज एफेकिया। सर हम सर्जरी पढ़ रहे थे कौन सी, रिहेबिलिटेटिव। तुमने कई बार देखा होगा, एक पेशेंट है, उसकी आंख खराब हो गई, कैंसर हो गया, तो उसको निकाल लेंगे, आर्टिफिशियल पत्थर सा लगा देते हैं, गोल गोल सा। तुमने आर्टिफिशियल आंख देखी है किसी की, ठीक है, वो ऐसे लग जाती है, वो ऐसा लगता है बिल्कुल हाँ नॉर्मल है, बट वो एक्चुअल में एक स्टोन होता है और कुछ भी नहीं होता। तो उसको क्या बोलते हैं, रिहेबिलिटेटिव सर्जरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, उसका बेटा कुछ नहीं कर पाएगी उसको, तो बस वो लिंगवल उसकी सर्जरी कर सकते हो तो कर लो, वरना। और रिहेबिलिटेटिव जैसे हाथ में, पैर में कैंसर है और किसी पार्ट में है तो उसको कट करके डाउन ना लगे। और रिहेबिलिटेटिव में जैसे पेशेंट को जरूरी नहीं खाली सर्जरी, साइकोलॉजिकल सपोर्ट्स भी बहुत सारे। जैसे किसी पेशेंट को मान लो कैंसर हो गया सर्विक्स का, और उसको कोई भी बेबी अब तक नहीं था, हमें पता था सर्विक्स का कैंसर इतना क्रिटिकल होता जा रहा है, वो आगे किसी ऑर्गन को अफेक्ट कर सकता है, तो हमें उसका
हिस्टेरेक्टमी करनी पड़ती है, पूरा रिमूव करना पड़ता है, तो उसमें मदर डिप्रेस हो जाती है, यार मैं कभी मतलब माँ नहीं बन पाऊँगी, तो उस केस में भी हम पेशेंट को क्या करते हैं, रिहेबिलिटेशन केयर देते हैं। तो वो सारी सर्जरी हमारी किसमें, इनमें आती हैं। रख लोगे याद? तो इतनी पॉइंट्स हमें किसके अंदर पढ़ने हैं, सर्जरी के अंदर। आज के टाइम पे बेटा 3 क्वेश्चन याद करने होते हैं यहाँ पे। वर्ल्ड के अंदर, इन केस ऑफ वुमेन के अंदर पूछे, वर्ल्ड के अंदर 2 टाइप की कंट्री है बेटा अपने पास। एक ऐसी कंट्री है जो डेवलप्ड है मोनिका, और एक ऐसी है बेटा जो हमारे जैसी डेवलपिंग। बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, पेपर में क्वेश्चन आए हैं, हमेशा पूछे जाते हैं, और ये कंसेप्ट बहुत कम को पता होता है। इसके लॉजिक के साथ बताता हूं तुम्हें आज। वर्ल्ड के 2 टाइप के हैं, वर्ल्ड के अंदर कंट्रीज हैं, 2 टाइप की हो सकती हैं, या तो डेवलप्ड हो सकती हैं या डेवलपिंग हो सकती हैं। सर डेवलप्ड कंट्री वो होती है जो बिल्कुल सब कुछ डेवलप कर चुके, सारी फैसिलिटीज उनके पास है, हर एक टेक्नोलॉजी उनके पास है, वो डेवलप्ड में है। हमारे वर्ग इंडिया डेवलप कर रही है, डेली डे बाय डे नई रिसर्च करके कुछ ना कुछ कर रहे हैं हम। पेपर में पूछे कि डेवलप्ड कंट्री के अंदर, वर्ल्ड में सबसे डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर वर्ल्ड में कौन सा कैंसर मोस्ट कॉमन पाया जाता है, तो वर्ल्ड में पूछे तो आंसर मारना ब्रेस्ट कैंसर। इसका रीजन बताऊंगा तुम लोगों को। और डेवलपिंग में जब भी पूछे तो आंसर मारना सर्विक्स कैंसर। ये बात थी नॉर्मलाइज वुमेन के केस में। ओवरऑल केस में पूछता है, इन मेल के केस में सबसे ज्यादा जो होते हैं वो 3 के ऊपर बात होती है। मेल के अंदर 3 में सबसे पहली जो बात होती है, क्योंकि टोबैको स्मोकिंग करते हैं, तो सबसे ज्यादा ओरल कैंसर, लंग कैंसर, और एक कैंसर तो है बट वो बिनाइन ट्यूमर का कैंसर है, जिसे बोलते हैं BPH, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेशिया, प्रोस्टेट ग्लैंड का एनलार्जमेंट हो जाता। तो ये 3 होते हैं बेटा मेल के अंदर सबसे ज्यादा। तो ये इतने क्वेश्चन बनते हैं मोनिका, बस ये लिखवाऊंगा मैं, आगे आएंगे, आगे हम सारे कैंसर पढ़ेंगे। टेस्टिस कैंसर क्या है, सर्विक्स क्या है, ब्रेस्ट क्या है, ओवेरी कैंसर क्या है, एंडोमेट्रियल कैंसर क्या है, सारे पढ़ने हैं हमें। ये अगले टॉपिक ही शायद यही आने वाले हैं तुम्हारे डिजीज, ये पोर्शन फिनिश होते ही डिजीज पोर्शन में बिल्कुल उठाएंगे बेटा। अब सर रीजन क्या है, हमें तो बात करनी है लॉजिक क्या है सर इन चीज़ों के पीछे। ओरल का तो और लंग का तो समझ में आ रहा है। ओरल में सर क्या होता है कि कंटिन्यूएशन टोबैको स्मोकिंग करते रहते हैं, तो पेशेंट को सबसे ज़्यादा ओरल कैंसर और लंग कैंसर होने के चांसेस हो जाते हैं। फिर वही तो टोबैको के हुआ है निकम में, हे भगवान, टोबैको के हुआ है, तंबाकू, गुटखा। बीपीएच भाई जैसे जैसे एज ग्रो करती चली जाती है, प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज आफ्टर 45 to 50 ईयर प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज बढ़ता चला जाता है। ये किस कंडीशन में देखने में, जैसे कोई बंदा काफ़ी लंबे टाइम से लॉन्ग स्टैंडिंग करता है, लॉन्ग सिटिंग करता है, ट्रैवल बहुत ज़्यादा करता है, ठीक है, उन केसेस के अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, उनके अंदर केस के अंदर भी बेटा, क्योंकि वो बेटा प्रेशर